एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 एंड द 23 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो सेक्शन 22 है आपका बात करता है इन कैमरा का। इन कैमरा का आप मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मत लीजिएगा, बल्कि इसको नेगेटिव सेंस में अप्लाई कीजिएगा। नेगेटिव मीनिंग है इसका इन प्राइवेट, नॉट इन कैमरा। मतलब कि जितने भी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स हैं, मेट्रोमोनियल प्रोसीडिंग जैसे कि डिवोर्स का केस हुआ, मेंटेनेंस का केस हुआ, जुडिशियल सेपरेशन का केस हुआ, ये सब सारे मेट्रोमोनियल केसेस है। तो ये जो केसेस होगी वो इन कैमरा होगा, ना कि वो पब्लिकली होगा। क्यों? ताकि वॉयलेशन ना हो इंडिविजुअल्स का। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो रेप के केसेस होते हैं, जो विक्टिम के हमारे एविडेंस होते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग कि वो रेप कैसे किया या कुछ भी, उसको पूरे कोर्ट में इन कैमरा ही प्रोसीड किया जाता है, ना कि वो पब्लिकली दिखाया जाता है, ताकि इंडिविजुअल की प्राइवेसी या इंडिविजुअल का वायलेशन ना हो सके। क्योंकि ऐसे क्या है कि वो लीक हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगी, तो लड़की की आइडेंटिटी कह सकते हैं वो पूरी पब्लिश हो जाएगी। तो इससे क्या है, ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये प्रोविजन है कि जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनकी प्रोसीडिंग जो होगी वो इन कैमरा में चलेगी, ना कि वो पब्लिकली चलेगी। ठीक है, तो ये सेक्शन यही कह रहा है। ठीक है, नॉट इन ओपन कोर्ट द पब्लिकेशन और प्रिंटिंग ऑफ सच प्रोसीडिंग इज प्रोहिबिटेड। पब्लिकेशन, पब्लिश करना या प्रिंट करना, ऐसे केसेस को प्रोहिबिटेड है ये बाय द लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड। ओके, अगर कोई ऐसा करता है विद द, तो उसको पीनल कंसिक्वेंस भी झेलने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर बिना वो प्रायर परमिशन टू द कोर्ट या प्रायर परमिशन टू द कोर्ट अगर ऐसा ये इंसान करता है, तो दे मे बी अट्रैक्टेड एन पीनल कंसिक्वेंस। ओके, ठीक है, तो ये सेक्शन यही कहता है द प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा। और कैमरा क्यों, कैमरा इन कैमरा किसकी प्रोसीडिंग हो रही है? मेट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की। अगर कोई ऐसा करता है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोई पर्सन पब्लिश करता है या प्रिंट करता है, दे मे बी अट्रैक्टेड टू द पीनल कंसिक्वेंस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग। जो सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट द डिक्री इन प्रोसीडिंग, ये सेक्शन बताता है कि किन किन केसों में द कोर्ट कैन ग्रांट अ रिलीफ लाइक डिवोर्स और अनलमेंट इन द टर्म्स ऑफ मैरिज। ठीक है, ये याद कीजिएगा। किस किस केसों में? नो कोल्यूजन बिटवीन द पार्टी, कोई भी कोल्यूजन नहीं। जब कोर्ट ने देखा, डॉक्यूमेंट देखा, एजुकेट, उसके पास पावर है कि वो मैटर को एजुकेट कर रहा है, तो जब वो देख रहा है कि सारे एविडेंस सब चीज आ गया, अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया, तो कोर्ट तभी ग्रांट करेगी जब दोनों पार्टी के बीच में कोई भी कोल्यूजन ना होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं वो खुश नहीं है, खुश की बात नहीं, वो उन लोगों के बीच में कोई कोल्यूजन है, तो उस केस में नहीं पास होगा। कोल्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों के पार्टी के दोनों पार्टी जो है उनके बीच में कोई कोल्यूजन नहीं होना चाहिए। वो जो है डिसीजंस जो है, अब उनको ग्रांट तभी होगा जब उन दोनों के बीच में कोई भी कोल्यूजन नहीं है। बिटवीन द पार्टीज, हस्बैंड और वाइफ को अगर डिवोर्स चाहिए तो उन दोनों के बीच में कोई कोल्यूजन नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग अ रिलीफ ऑफ डिवोर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है कॉन्डोनेशन ऑफ अलेज मैट्रिमोनियल ऑफेंस। कॉन्डोनेशन का मतलब क्या होता है? फॉरगिवनेस, माफ कर देना। ठीक है, तो कोर्ट कब नहीं ग्रांट करेगी? अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है और वाइफ है। ठीक है, वाइफ जो है अडल्ट्री की है। ठीक है, अडल्ट्री की है, अडल्ट्री आपको पता है। ठीक है, और हस्बैंड, अब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज आप जाके देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हस्बैंड ने इसे कोर्ट में गए क्योंकि उसको डिवोर्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाइफ जो है अडल्ट्री की है, तो हस्बैंड को ना माफ नहीं कर दिया है या भूल नहीं गया है, वो खुश है उससे, तो उस केस में कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। उसको उस केस में कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे कंडोनेशन का मतलब होता है कि माफ कर दिया, तो फिर फायदा क्या डिवोर्स देने का? उसको सच में उस चीज का होना चाहिए कि नहीं, मुझे अडल्ट्री किया और आई वांट डिवोर्स। ठीक है, तो माफी नहीं देना कि ठीक है सब कुछ भूल के फिर हम आगे अपने रास्ते पे बढ़ने लगे। ठीक है, वाइफ अडल्ट्री किए, हम फिर हम उसी रास्ते पे, हम उससे बात, मतलब सब चीज हो रहा है। ऐसा नहीं होता, आपका कॉन्जुगल राइट भी परफॉर्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अडल्ट्री अगर कोई किया है कोई भी, तो उसको माफ करके, या अडल्ट्री क्या, वो क्रुएलिटी की है, चाहे कुछ भी, क्रुएलिटी नहीं कर सकती, अडल्ट्री किया है, ठीक है। तो उस केस में आप जो है फॉरगिवनेस दिया हो, माफी मांग के वो चीज आप लेट इट भी कर दी हो, तो उस केस में आपको कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। आपको चाहिए डिवोर्स, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ठीक है, की है कोई बात नहीं, ऐसा है कि हम उसको माफ कर दिए, ऐसा नहीं। तब तभी कोर्ट ग्रांट करेगी। कॉन्डोनेशन का मतलब होता है फॉरगिवनेस, ठीक है। उसके बाद आए पिटिशनर इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और ओन रॉन्ग। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इक्विटी का कोई कॉन्सेप्ट है। those who comes with equity must with a clean hands, मतलब कि वो खुद गलत करके वो कोर्ट में आए इक्विटी सीख कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और एडवांटेज लेने के लिए उसको पहले वो खुद सही हो, ऐसा नहीं कि वो गलत करके खुद एडवांटेज लेना है अपनी गलती को छुपाने के लिए, तो उस केस में भी कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी डिवोर्स, ठीक है। उसके बाद नॉट नेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले इन फाइलिंग द पिटिशन, मतलब कि कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी ऐसा मतलब दिख नहीं रहा है कि नहीं सच में क्रुएलिटी हुआ है उसके पास, अनरीजनेबल ग्राउंड लेके आया है डिवोर्स लेने के लिए, या डिवोर्स लेने के लिए आई है, या इम्प्रॉपर डिले हुआ है, क्योंकि हर चीज का एक लिमिटेशन पीरियड है आपका, तो उस लिमिटेशन के ही आप दायरे में आ सकते हो, तभी आपको माना जाएगा। आप इनप्रॉपर डिले किए हैं फाइलिंग करने के लिए कोर्ट में, तो आपको, आप ये नहीं 10 साल बाद अडल्ट्री आपकी वाइफ की और आप 50 साल बाद या 10 साल बाद लेके आ रहे हो केस फाइल करने के लिए कि हमें डिवोर्स चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रॉपर डीले इम्प्रॉपर डीले करके नहीं कर सकते, तो इसी है दोज हु कम्स फॉर इक्विटी मस्ट कम विद अ क्लीन हैंड्स, those who comes for equity must come with a clean hands, ठीक है। तो इम्प्रॉपर डिले करके आप आए और आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट जो है डिवोर्स दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड, और जो भी आपका जो स्टैट्यूट आपको रिक्वायरमेंट लाती है वो फुलफिल्ड होना चाहिए, अगर नहीं फुलफिल्ड हुआ तो उस केस में भी आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 23A। सेक्शन 23A बात क्या करता है, रिलीफ फॉर ए रिस्पोंडेंट इन ए डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। आपको एक बात पता होगा कि अगर कोई पिटिशनर है और ये रिस्पोंडेंट है, ठीक है, पिटिशनर ने अगर फाइल किया रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो रिस्पोंडेंट का भी ये राइट है कि अपने अगेंस्ट वो डिफेंस ले सके, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप से बैठा रहेगा, वो डिफेंस ले सकता है, ठीक है। तो क्या है ये, हाँ एक चीज और, जिस भी सेक्शंस में ए, आपको पता है ये 23A सेक्शंस है, ये 23A है। ए का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट। जिस भी सेक्शन के आगे ए लगा रहता है इसका मतलब कि वो अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ये कब ऐड हुआ है, 1976 में। पर्पस क्या था इस अमेंडमेंट का, ताकि रिस्पोंडेंट भी अपने लिए डिफेंस ले सके और किस चीज के काउंटर क्लेम कर सकते हैं। काउंटर क्लेम क्या है कि अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, ए मान लीजिए यहाँ पे हस्बैंड है और बी यहाँ पे वाइफ है, तो ए अगर कह रहा है कि बी ने अडल्ट्री किया है, तो वाइफ भी अपने लिए डिफेंस ले सके। अगर वो कहती है कि नहीं, वो भी क्लेम करे कि ए ने क्रुएलिटी किया है मेरे साथ, तो ये क्या हुआ, काउंटर क्लेम हुआ, वो भी अपना क्लेम रेज की है, तो इसको कहना है काउंटर क्लेम, ठीक है। जैसे आप जब सीपीसी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब प्लेंट आप ड्राफ्ट करते हो तो उसमें रिप्लाई जो रिस्पोंडेंट देता है रिटन स्टेटमेंट देता है, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट दे सकता है, काउंटर क्लेम दे सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्राउंड है डिफेंस रेज करने का रिस्पोंडेंट की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था इन 1976। यहाँ पे क्या है, अलाउज द रिस्पोंडेंट द पर्सन अगेंस्ट whom द पिटिशन इज फाइल्ड टू क्लेम अ काउंटर क्लेम रिलीफ। अगर मान लो ए, मैंने बताया कि ए ने बी से बोला कि बी कोर्ट में जाके कि बी ने अडल्ट्री किया है, तो बी भी रेस कर सकता है काउंटर क्लेम में कि ये मेरे साथ क्रुएलिटी किया, तो ये क्या काउंटर क्लेम, हम अगेन उस पर अटैक करें कि ये भी मेरे साथ किया, मुझे इसकी रेमेडी चाहिए, तो बी मतलब बी भी डिफेंस ले सकता है। तो बी यहाँ पे कौन है, रिस्पोंडेंट है। द रिस्पोंडेंट एलिजेस क्रुएलिटी ऑन द अदर ग्राउंड अप्लाइड इन, क्रुएलिटी भी कर सकता है, ठीक है, कैन सीक रिलीफ देमसेल्फ, ठीक है।
सच एज ए डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन इवन इफ दे नॉट फाइल द ओरिजिनल पिटिशन। मतलब कि जरूरी नहीं है कि बी जो है वो जाके ओरिजिनल पिटिशन रेज करे। मतलब ए जो है अगर उसने किया है कि नहीं, मुझे उसने अडल्ट्री किया है ना, तो बी को जरूरी नहीं है कि वो जाके कोर्ट में पिटिशन करे ओरिजिनल जाके कि बी हमको डिवोर्स चाहिए या हमको जुडिशियल सेपरेशन चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, क्रूएलिटी। ऐसा वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, काउंटर क्लेम कर देगा। इससे क्या हुआ ना कि आपकी जो पिटिशन है ना, मतलब एक कह सकते हैं कि ये लिटिगेटिंग फैक्टर को डिक्रीज कर रहा है। मतलब आप दोबारा जाके फाइल करो, ये क्या होगा, लिटिगेशन बढ़ता ही तो जाएगा। आप क्या करो कि जब उसने भेजा आपको कि समन्स आपको आई कि आपने ऐसा किया, तो उसने क्या किया, काउंटर क्लेम कर दिया। मतलब उसी चीज में आपका रिप्लाई आ गया। आपको जरूरत नहीं पड़ा कि आप दूसरा जाके फाइल पिटिशन करो, ओरिजिनल फाइल आप रेज करो। आपने क्या किया, उसी के पिटिशन से आपने काउंटर क्लेम कर दिया ताकि आपको भी रेमेडीज मिल जाए, ना कि आपको अलग फाइल करना पड़ा सूट में। आप अलग फाइल करो फैमिली कोर्ट में कि पिटिशन रेज करो कि नहीं उसने क्रुएलिटी किया, मुझे भी जुडिशियल सेपरेशन चाहिए इस ग्राउंड पे। आप क्या कर सकते हो कि जब उसने किया तो आपके पास भी ये राइट है कि आप अपना रेज कर सकते हो, काउंटर क्लेम करो। मतलब उसी पे आप काउंटर क्लेम कर दो, आपको कोर्ट आपको, और इफेक्ट क्या होगा काउंटर क्लेम का पता है, सेम एज अ पिटिशन। ऐसा नहीं है कि आप अलग से फाइल करोगे तो उसका इफेक्ट, क्योंकि आपका एक सेक्शन, एक ऑर्डर है हमारे सीपीसी में जो बताता है कि काउंटर क्लेम का इफेक्ट जो होगा सेम एज अ प्लेंट होता है। मतलब कि अगर आपने क्या किया कि आपने काउंटर क्लेम किया किस पे, जो पिटिशन प्लेंटिव ने रेस किया है, आपने क्या किया, उसी का रिप्लाई जो काउंटर क्लेम में दिया कि मेरे साथ वो एडल्ट्री किया, तो आपके भी रिप्लाई आपको मिलेगा और आपको आपको जो जजमेंट आएगा वो आपके लिए भी आएगा। मतलब कि जजमेंट नहीं, आपने फाइल किया ठीक है, तो जो उसका रिप्लाई आएगा, जो उसका रिप्लाई आएगा, जो उसका इफेक्ट जो होगा ना वो जजमेंट के बराबर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग फाइल करो तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, बल्कि सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका खत्म हुआ।